हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन में। आज बेटा हम आप लोगों को क्लास 10th भौतिक विज्ञान के लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, रेखीय आवर्धन क्या है, उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस के रेखीय आवर्धन क्या होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस के सूत्र क्या होते हैं, संयुग्मी फोकस क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, और दो या दो से अधिक लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाता है उस समय क्षमता का क्या सूत्र होता है। आज हम इन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और मेहनत से आप लोग पढ़िए, क्योंकि जो स्वप्न आपने देख रखा है, जो आपके माता पिता भाई आपके गार्जियन जिन स्वप्नों को देख रखा है उस स्वप्नों को आप साकार करिए। और क्योंकि जब तक स्वप्नों को साकार नहीं करोगे, क्योंकि आपने स्वप्न देखा है तो इसी दिशा में आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल स्वप्न देखने से काम नहीं होगा, उस पे आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, अपने कर्म को भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है, किसी ने कहा भी है कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इसीलिए मेहनत का दीप जलाओ, कामयाबी खुद रास्ता बना देती है, कामयाबी खुद रास्ता बना देती है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बेटा आप लोगों को अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके पहले हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इसकी परिभाषा, इसके गुण सब कुछ हम बता चुके हैं। जो बच्चे न पढ़े हों वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। तो आज बेटा हम आप लोगों को बताएंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसकी दो स्थितियां हैं बेटा, इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु को कहां रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को कहां रखा जाए बेटा, अनंत पर रखा जाए। आपको मैंने पहले बताया है कि जो अवतल लेंस होता है वह किनारों पर मोटा होता है बेटा, बीच में पतला होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। तो जैसे ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, किनारों पर देखिए मोटा है, बीच में पतला है। और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये आपका द्वितीय फोकस है, ये आपका क्या है, द्वितीय फोकस। अब वस्तु को कहां रखा गया है, अनंत पर। वस्तु को कहां रखा गया बेटा, वस्तु को अनंत पे रखा गया है। वस्तु को कहां रखा गया है, अनंत पर रखा गया है।
वस्तु AB को अनंत पर रखा गया है। तो जब वस्तु AB को अनंत पर रखा गया है, इसके शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी बेटा। इसके शीर्ष से कितनी किरणें निकलेंगी? इसके शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी और दोनों किरणें क्या होंगी? लेंस पर आपतित होंगी और आपतित होकर यहीं से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। यहीं से क्या हो जाती है? और लेकिन ऐसा होता है कि जैसे द्वितीय फोकस की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस पर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। तो समझ गए? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु के शीर्ष से बेटा दो किरणें निकलेंगी और दोनों किरणें लेंस पे क्या होंगी? आपतित होंगी। आपतित होकर यहीं से अपवर्तित हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। द्वितीय फोकस पर यहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा बनता है और द्वितीय फोकस पर बनता है। समझ गए नहीं? कि जब वस्तु को कहां रखा जाएगा? अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी और दोनों किरणें क्या होंगी बेटा? लेंस पे आपतित होंगी और आपतित होने के बाद अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि आभासी है, सीधा है और वस्तु से अत्यंत छोटा है और द्वितीय फोकस पर बनता है। तो समझ गए ना? तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब जो है प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा कब बनेगा? तो आपका उत्तर होगा कि जब वस्तु AB को अनंत पर रखा जाता है। अब इसका दूसरा कंडीशन है जो बेटा, दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। अब बस को कहां रखे बेटा? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। अब यहां देखिए, ये आपका कैसा लेंस है बेटा? अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है। और ये आपका मुख्य फोकस है। ये आपका मुख्य फोकस है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। तो अब वस्तु को कहां रखा जा रहा है? प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच। यहां आपका अनंत है, ये आपका अनंत है, प्रकाशिक केंद्र है। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए, वस्तु AB को कहां रखा जाए बेटा? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए। इसके शीर्ष से दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण क्या होगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। पहली किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और लेंस से
अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। इससे बेटा द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी किरण क्या होती है, इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे निकल जाती है। इसके प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात ए डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या बताया गया कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र, सी क्या है बेटा? सी आपका प्रकाशिक केंद्र है, याद रखना। सी क्या है? प्रकाशिक केंद्र। जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो इसके शीर्ष से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, लेंस पर आपतित होकर अपवर्तित होकर, लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? ए डैश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ, जो कि आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो समझ गए ना? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जब वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां और कैसा प्राप्त होगा, तो आप लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है तो इसके शीर्ष से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि आभासी सीधा वह वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और यह भी लिख सकते हैं कि F2 और C के बीच बनता है, यानी द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं लेंस का सूत्र। लेंस बेटा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समझ गए ना? तो हाई स्कूल में इसका डिटेल अध्ययन नहीं है, केवल लेंस का सूत्र पूछता है। तो लेंस चाहे अवतल हो अथवा उत्तल, लेंस चाहे उत्तल हो अथवा अवतल, दोनों के लिए जो सूत्र होता है, दोनों के लिए जो सूत्र होता है बेटा वह क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र है बेटा, चाहे लेंस उत्तल हो अथवा अवतल। और जहां f क्या है बेटा? जहां f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u वस्तु की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। तो आप याद रखिएगा, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल, दोनों के लिए फार्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u। यानी चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उत्तल लेंस हो अथवा अवतल लेंस हो, दोनों के लिए फार्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u लगेगा। और यह भी याद रखिएगा u v f में से कोई भी दो मालूम हो और एक पूछा हो तो हमेशा फार्मूला यही यूज होगा। अब इसमें जो मुख्य चीज है बेटा, चिन्ह परिपाटी। तो उत्तल लेंस के लिए u v f
क्या होगा और अवतल लेंस के लिए यू भी अब क्या होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी उत्तल लेंस के लिए क्या होता है बेटा, अगर लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस के लिए जो यफ होता है बेटा वो धनात्मक होता है। यफ क्या होता है, धनात्मक होता है। और यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और अगर प्रतिबिंब दाएं बने, अगर प्रतिबिंब क्या बने, दाएं तरफ बनता है, तो भी का मान धनात्मक। भी का मान प्लस कब लेते हैं, जब प्रतिबिंब दाएं बने या ऊपर बने। और भी का मान ऋणात्मक कब लेते हैं, जब प्रतिबिंब बाएं तरफ बने, बाएं तरफ या नीचे बने। तो समझ गए ना, यफ का मान धनात्मक कब लेते हैं, ये किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस के लिए क्या होता है, अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगा बेटा, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस में जो यफ का मान होता है बेटा वो यफ का मान ऋणात्मक लेते हैं, यानी माइनस में होता है। और यू का मान यह भी ऋणात्मक होता है। हाँ, इसमें भी आपको ध्यान देना है, भी का मान प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब दाएं बने। दाएं बने या ऊपर बने। और भी का मान ऋणात्मक कब लेंगे, जब प्रतिबिंब बाएं बने या नीचे बने। यह है बेटा चिन्ह परिपाटी। तो समझ गए ना, तो लेंस चाहे आपका उत्तल हो अथवा अवतल, दोनों के लिए फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u लेते हैं बेटा, जहां यह फोकस दूरी है, भी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। और उत्तल लेंस के लिए एफ का मान धनात्मक, यू का मान ऋणात्मक, और भी का मान धनात्मक कब लेंगे, जब प्रतिबिंब दाएं बनेगा या ऊपर बनेगा। और भी का मान ऋणात्मक कब लेंगे, जब प्रतिबिंब बाएं बने या नीचे की तरफ बने। और अवतल लेंस के लिए एफ का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यू का मान भी ऋणात्मक होता है। भी का मान में परिवर्तन याद रखिए, जब प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा, ऊपर बनेगा, तो हम भी का मान प्लस लेंगे। और जब प्रतिबिंब बाएं बनेगा या नीचे बनेगा, तो इस समय भी का मान क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यह था बेटा उत्तल लेंस अवतल लेंस का सूत्र और इसके चिन्ह परिपाटी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर आपके न्यूमेरिकल भी हल होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए। अब बेटा हम चर्चा करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बेटा याद रखिए, लेंस चाहे आपका
उत्तल हो या अवतल, दोनों में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ गए ना? तो अब आपको हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहां पे वस्तु रखी गई है ए बी, ये प्रकाशीय केंद्र है। ये आपका क्या है, ये आपका वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को हम किससे निरूपित करते हैं, यस से, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम एच डैश से निरूपित करेंगे। और इसी प्रकार मान लीजिए आपका क्या है, अवतल लेंस है आपका, ये प्रकाश से केंद्र है। यहां वस्तु को मान लीजिए अनंत, प्रकाश से केंद्र के बीच यहां रखा गया है ए डैश बी डैश। यहां पे वस्तु की लंबाई क्या है बेटा, यहां पे वस्तु की लंबाई जो है आपका एच है और प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है। तो समझ गए ना? तो प्रतिबिंब चाहिए आपका उत्तल लेंस का हो या अवतल लेंस का हो। तो किसी लेंस के, लेंस चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, एच क्या है यहां पे, एच डैश आपका एक प्रतिबिंब की लंबाई है। और एच क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन परिभाषा, किसी लेंस की, किसी लेंस माने लेंस चाहे उत्तल हो अथवा अवतल, किसी लेंस के लिए, किसी लेंस, अब यहां आप उत्तल और अवतल दोनों लिख सकते हैं, अवतल, किसी लेंस के लिए, वह लेंस उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है। तो किसी लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। और एक चीज,
लेंस का जो आवर्धन होता है बेटा, जो रेखीय आवर्धन होता है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। एक चीज याद रखिए, लेंस का आवर्धन क्या होता है, नोट में आप लिख सकते हैं, लेंस का आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेंस का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अब कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा यह भी याद रखिए। जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा तो लेंस का आवर्धन धनात्मक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो लेंस का आवर्धन ऋणात्मक होगा। यानी आप कह सकते हैं, देखिए इसमें प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, सीधा है, यहां पर लेंस का आवर्धन क्या होगा, m बराबर h डैश के बटा h, लेकिन यह माइनस में होगा और इसके बराबर हम v बटा u भी ले सकते हैं। समझ गए? यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है। तो जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा बेटा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो उसका आवर्धक सूत्र m बराबर क्या होगा, h डैश अपान h बराबर v के बटे u। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, h क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहां m बराबर क्या हुआ, h डैश के अपान h बराबर v अपान u। तो समझ में आया नहीं? तो यहां आप लिख सकते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, तब आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस नहीं प्लस में होगा। तो आवर्धन प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तो उस समय आवर्धन को हम प्लस में लेते हैं, और जब प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा तो आवर्धन किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं, जहां ये एक चीज लिख दीजिएगा कि तो यह भी आवर्धन का सूत्र है, यह भी आवर्धन का सूत्र है। जहां आप लिख सकते हैं, जहां h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और h क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई। तो समझ गए ना? देखिए आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो यह है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। और रेखीय आवर्धन आप याद रखिएगा, प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है, इसको मैंने क्लियर आपको बता दिया है। तो आप इतने याद रखिएगा दिमाग में कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन करते हैं, इसे यम से निरूपित करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस,
लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ऐसे P से निरूपित करते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर, जिसको हम D से निरूपित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी लेंस की क्षमता की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। यानी बेटा P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, इसे P से निरूपित करते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D से निरूपित करते हैं। हाँ, और ये चीज याद रखिएगा कि अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र कुछ और लगता है, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र कुछ और होता है। तो अगर पहला लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो, और धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की, यह भी याद रखिएगा। तब उस समय लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो वह उत्तल लेंस होगा। और यह चीज याद होगा कि फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो, उत्तल लेंस हो, और दूरी किसमें हो? मीटर में हो। दूरी किसमें हो बेटा? मीटर में हो। तब उस समय लेंस की क्षमता P बराबर 1/f लगेगा। P बराबर 1/f लगेगा। और यदि फोकस दूरी सेमी में दिया हो, लेंस की क्षमता P बराबर क्या सूत्र लगता है? 100 के बटा f। क्या लगता है बेटा? 100 के बटा f। यह सूत्र कब लगेगा? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 100 बटे f, और फोकस दूरी मीटर में हो, इसमें हो मीटर में हो, तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। और क्षमता धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी, यह लेंस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। लेंस अगर अवतल होगा तो क्षमता ऋणात्मक होगी, लेंस अगर उत्तल होगा तो क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये चीज हुआ, लेंस की क्षमता आप समझ गए। अब हम चर्चा करेंगे बेटा कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस क्या होता है? संयुग्मी फोकस क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। संयुग्मी फोकस क्या है? संयुग्मी फोकस क्या होता है? संयुग्मी फोकस क्या होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है संयुग्मी फोकस क्या है। तो संयुग्मी फोकस वह होता है जब लेंस द्वारा, यानी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना या फैलाने की जो सामर्थ्य होती है, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसको कहा जाता है संयुग्मी फोकस। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, सेंटर्ड करना और स्कैटर्ड,
लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना या फैलाना का जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसे कहते हैं बेटा संयुग्मी फोकस। तो आप लिख सकते हैं लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, एकत्रित करना या फैलाने की शक्ति या सामर्थ्य, फैलाने की सामर्थ्य को संयुग्मी फोकस कहा जाता है। फोकस कहा जाता है। तो संयुग्मी फोकस समझ गए ना, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करना, फैलाने के जो सामर्थ्य होती है उसी को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस। ये आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। रेखीय आवर्धन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा आप तैयार रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन में क्या होता है बेटा, जैसे दो या दो से अधिक लेंसों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ दें या सटा कर रख दें तो लेंसों की क्षमताएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंस के कुल क्षमता के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपका लेंस है, दो या दो से अधिक लेंस है, लेंस को हम सटा दें, सटा के रखें, दो या दो से अधिक लेंस हैं, दो या दो से अधिक लेंस हैं, इन लेंसों को परस्पर सटा कर रखेंगे तो प्रत्येक लेंस की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे L1 लेंस है, L2 लेंस है, L3 लेंस है, L4 लेंस है, ये अलग अलग लेंस हैं। इसकी क्षमता क्या होगी P1, इसकी क्षमता क्या होगी P2, इसकी क्षमता क्या होगी P3 और इसकी क्षमता क्या होगी P4। तो क्या बताएगा कि लेंसों का संयोजन, दो या दो से अधिक लेंसों को जब परस्पर सटा कर रखा जाता है तो लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग यानी पीस, जो लेंस की कुल क्षमता है P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे जो है ये चलता चला जाएगा। तो समझेंगे नहीं कि दो या दो से अधिक लेंसों को परस्पर जब हम सटा कर रखते हैं तो लेंसों की समस्त अलग अलग क्षमताओं का जो बीजगणितीय योग होता है कुल क्षमता के बराबर होता है। यह है बेटा लेंसों की संयोजन। अब लेंस का उपयोग कहां कहां करते हैं बेटा, लेंस का उपयोग कहां नहीं हो रहा है। लेंस का प्रयोग आज हम मोबाइल में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में करते ही नहीं करते। डॉक्टर जो होते हैं वो कान आंख की जांच करते हैं तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, समझ गए नहीं। तो इन सब का उपयोग जो है लेंस में किया जाता है। और ये नहीं, प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर जानते हो, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, एक बड़े पर्दे पर छोटे चित्र को हम बड़े आकार में देखते हैं। तो प्रोजेक्टर में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज बेटा हमने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को हम आपको बताएंगे कि लेंस की क्षमता से जो सूत्र बनते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंसेज से जो सवाल बनते हैं, रेखीय आवर्धन से जो सवाल बनते हैं, लेंस की क्षमता संबंधी जो सवाल बनते हैं,
इन सब के विषय में बेटा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।